नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि भाई साहब ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, आप सभी के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह आज का मेरा चौथा लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको भाई साहब 3 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है और यह लेक्चर आपका एईसी पेपर फर्स्ट हिंदी सब्जेक्ट्स के लिए है। आज के इस क्लास में हम लोग क्या चर्चा करेंगे, तो आज के इस क्लास में हम लोग निबंध लेखन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली क्लास जहां पर मैंने आपको भाषा या फिर ध्वनि के बारे में बताया था। इसके बाद बात करें तो दूसरी क्लास मैंने आपको लिपि का करवाया था। उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। और साथ ही साथ भाई साहब तीसरी क्लास जो मैंने देवनागरी लिपि और अन्य बाकी लिपियों जैसे कि ब्राह्मी लिपि हो गया, जैसे कि गुरुमुखी लिपि हो गया, इन सभी लिपियों पर चर्चा किए थे। आपने अगर क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग क्या चर्चा करेंगे भाई साहब, सेम उसी प्रकार से आपको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आज के इस क्लास में निबंध लेखन को समझाएंगे। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है और बस तुम शिद्दत से ये पूरी क्लास कर लो। इस टॉपिक से आपके पेपर में कुछ भी पूछा जाएगा, आज के इस क्लास से बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये पूरे दावे के साथ कहता हूं। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले मेरे भाई बस एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी एक साथ बुला लीजिए। फटाफट से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग सेशन की तरफ बढ़ते हैं और बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए यहां पर टॉपिक को मैंने क्वेश्चंस के फॉर्मेट में इसलिए तैयार किया है ताकि आपको यह समझ में आ सके कि हमसे पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। वैसे मैं टॉपिक बनाकर, जैसे निबंध लेखन हो गया, अब मैं टॉपिक बनाकर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता, लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई क्वेश्चंस का फॉर्मेट भी आपको बता दूं कि पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पहला प्रश्न क्या कहता है, देखो पहला प्रश्न आपका कहता है निबंध लेखन क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। अर्थात प्रश्न के कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको किसको बताना है कि निबंध लेखन क्या है, निबंध क्या होता है, हमें इसको बताइए। और इसके बाद निबंध जो है यह कितने प्रकार के होते हैं, इस सभी के प्रकार के बारे में आपको बताना है। तो चलिए हम बारी बारी से दोनों टॉपिक को समझेंगे। और देखिए यहां से आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो सेम प्रकार से पूछा जा सकता है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जैसे कि पूछे निबंध का क्या अर्थ होता है समझाइए, या फिर निबंध के प्रकारों के बारे में समझाइए, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो कुछ भी पूछा जाए आपको घबराना नहीं है। आइए समझते हैं निबंध को। तो जब कभी भी निबंध की बात आती है तो हम निबंध को कैसे लिखते हैं, नि व अध न अर्ध। इसको जब हम खंड करते हैं तो 2 भाग में बांट देते हैं इसे, नी और प्लस में बंध। यहां पर समझिएगा बंध का मतलब क्या होता है, बंध का मतलब होता है बांधना। बंध का क्या मतलब होता है, बांधना। अब बांधेंगे किसको, किसी चीज को तो यहां पर बांधा जाएगा, वह क्या है, तो भाई साहब आप अपने विचारों को जहां पर बांधते हैं, आप अपनी भावनाओं को जहां बांधते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को निबंध कहा जाता है। अर्थात कहे तो निबंध एक प्रकार की वैसी गद्य रचना है जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के विचारों को क्या किया जाता है, तो एक साथ सीमित करके बांधने का प्रयास किया जाता है। एक लेख के माध्यम से जो है उसे वर्णित करने का प्रयास किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, तो निबंध कहा जाता है। निबंध कई तरीके से लिखे जा सकते हैं। इसमें कुछ बातें ऐसी होगी जो तार्किक हो सकती है और कुछ बातें ऐसी होगी जो बौद्धिक हो सकती है। तार्किक कहने का मतलब क्या होता है, तो तर्कपूर्ण, जैसे कि मान लीजिए मुझे क्या कहना है, तो मुझे मान लीजिए महात्मा गांधी पर लेख लिखना है, तो महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो तर्कपूर्ण होगा, यानी कि जो पहले से निश्चित है, पहले से क्या है, निश्चित है। तो इन सभी चीजों को हम तार्किक चीजें कहते हैं। बौद्धिक चीजें क्या है, तो जैसे मान लीजिए हमें विज्ञान के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है, विज्ञान एक अभिशाप, आपने लेख तो लिखा होगा, तो विज्ञान के बारे में बताना है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर भाई साहब हमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो बौद्धिक रूप से इसमें प्रयोग में लाना पड़ता है। तो ये दोनों तरीकों से लिखी जा सकती है, तार्किक या फिर बौद्धिक। समझ में आ गई बात, तो उम्मीद करता हूं आपको निबंध के बारे में समझ में आ गया होगा। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से कवर हो जाता है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बताइए निबंध का जनक किसे कहा जाता है या निबंध का पिता किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे सर निबंध का जो जनक है या मिशेल डी मोंटेग्ने को कहते हैं। किसको कहते हैं, मिशेल डी मोंटेग्ने को निबंध का जनक कहा जाता है। चलिए अब ये जानकारी जो थी भाई साहब ये आपका किससे संबंधित था, तो निबंध से संबंधित था। लेकिन अब जो आगे प्रश्न हमको कह रहा था कि निबंध के प्रकार के बारे में समझाइए, तो चलिए हम निबंध के प्रकार के बारे में अब समझते हैं। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि निबंध के प्रकार को बताइए, तो निबंध को जो है लेखन के दृष्टिकोण से 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, कहोगे 5 भागों में। अब सबसे पहला निबंध क्या है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो वह है आपका वर्णनात्मक निबंध।
वर्णनात्मक निबंध क्या होता है हम इसे भी समझेंगे, बहुत ही डिटेल से समझेंगे। इसके बाद भावनात्मक निबंध होता है, इसके बाद विचारात्मक निबंध होता है, कुछ निबंध ऐसे होते हैं जो व्यंग्यात्मक होते हैं और कुछ निबंध ऐसे होते हैं जो आत्मपरक होता है। आत्मपरक इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह क्या होता है तो भाई साहब इसको जो है हम ललित निबंध के नाम से जानते हैं। तो ये 5 प्रकार है किसका तो भाई साहब आपके निबंध का। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग वर्णनात्मक निबंध। देखिए वर्णनात्मक निबंध जिसमें क्या किया जाता है, किसी न किसी नाम से ही स्पष्ट है, आपको रटना कुछ भी नहीं है, इसके नाम को आप समझ जाइए तो आप इसकी परिभाषा या फिर इसके संबंध में अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे बात किया जाए वर्णनात्मक निबंध की तो यहां पर सीधा सीधा बात हो रहा है वर्णन करने का। किसका? वर्णन करने का। अब जैसे मान लीजिए मुझे किसी मेला के परिदृश्य के बारे में लिखना है तो वहां पर हम क्या करेंगे, मेला के दृश्यों को वर्णित करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें पर्यटन का शौक है तो हम अपनी शौक को क्या करेंगे, वहां पर दर्शाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या किया जाएगा, ये वर्णन किया जाएगा वहां पर। तो ऐसे ही निबंध को क्या कहते हैं तो वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे भावनात्मक निबंध है तो यहां पर भी भावना क्या होता है, जैसे मान लीजिए बुढ़ापा है, बुढ़ापा क्या है तो एक तरीके से यहां भाव का बोध हो रहा है। जब कभी भी कुछ ऐसे शब्द आपके सामने आए जहां से यह स्पष्ट हो कि वह भाव बता रहा है, जैसे चांदनी रात, चांदनी रात कहने का मतलब एक भाव को व्यक्त कर रहा है। जैसे कहते हैं वसंत उत्सव, वसंत का उत्सव, तो यहां पर क्या है बसंत, जैसे बसंत एक त्योहार है, सॉरी क्या कहते हैं ऋतु है, तो इस ऋतु का क्या हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब कभी भी आपको भाव शब्द पर बोध कराता हुआ कोई शब्द आए तो आप सीधा समझ जाइएगा वो भावनात्मक निबंध हमें लिखने के लिए कह रहा है। लेकिन अगर बात करें विचारात्मक निबंध की तो विचारात्मक निबंध जहां पर विचार किए जाए, जैसे समाचार पत्र है, समाचार पत्र पर अगर आपको लेख लिखना है तो आपको उसमें बहुत सारी चीजें जो है वैचारिक होती है, आपको विचार करना होता है कि हमें इसमें क्या वर्णित करना है, किस तरीके से। जैसे विज्ञान पर हमें लिखना है तो विज्ञान पर हमें अगर लिखना है तो उसमें हम बहुत सारी चीजें जो है बौद्धिक रूप से विचार करके उसमें लिखते हैं। इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए हमें अहिंसा परमो धर्म पर, यानी कि अहिंसा ही क्या है तो परम धर्म माना जाता है, हमें इस पर लिखना हो तो क्या करेंगे भाई साहब, इसमें हम बहुत सारी चीजों को विचार करके उसमें व्यक्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लेखों को हम लोग विचारात्मक निबंध कहते हैं। कुछ निबंध ऐसे होते हैं जिसको व्यंग्यात्मक निबंध कहते हैं। अब ऐसा क्या है तो देखिए व्यंग्यात्मक निबंध, जैसे कि व्यंग का मतलब क्या होता है, नाटक, क्या होता है, हास्य नाटक, हास्य नाटक, ठीक है। हास्य नाटक कहने का मतलब जहां पर हंसी मजाक जैसी बातें हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कुछ ऐसी दृश्य, जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे नाटक देखते होंगे स्टेज माध्यम से, स्टेज पर किया जाता है, कुछ ऐसे दृश्य देखते होंगे आप जो कि समाज की कुरीतियों को लेकर होता है, जैसे समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां हैं। तो इन सभी चीजों पर जो है क्या किया जाता है तो लोगों को समझाने के लिए एक नाटक के माध्यम से, एक नाटक के माध्यम से अगर जो प्रस्तुति दी जाती है तो उस पर अगर आपको निबंध लिखने के लिए कहे तो ऐसे निबंध को क्या कहते हैं, व्यंग्यात्मक निबंध कहते हैं। लेकिन बात करें अगला आपका आत्मपरक निबंध, तो सर आत्मपरक निबंध या ललित निबंध जो है ये क्या होता है तो जहां पर हमें क्या हो, अपनापन जैसा भाव कराने का बोध हो। जैसे कहेंगे मेरा लक्ष्य, अगर कहे कि बताइए मेरे लक्ष्य पर क्या करो, एक निबंध लिखो, तो यहां पर हमें अपनापन का बोध हो रहा है कि मेरे बारे में यहां पर चर्चा करना है, हमें स्वयं के बारे में चर्चा करना है। जैसे कहूं कि मेरा देश, हमारा देश, ठीक है, हमारी मातृभूमि, ऐसे शब्दों पर अगर मैं बोलूं आपको, ऐसे वाक्यों पर कहूं कि आप क्या करो निबंध लिखो, तो ऐसे निबंध को क्या कहा जाता है, आत्मपरक निबंध कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये पांचों निबंध को समझ गए होंगे कि कौन से निबंध हमें क्या करने की जानकारी देता है। अब इसी को हमने यहां पर डिटेल में बताने का प्रयास किया है ताकि जब भी आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करवाइए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करवाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाइए। तो देखो इसमें तीनों है, अगर आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी आराम से कर लोगे और ऑब्जेक्टिव तो कर ही लोगे, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से ही, जैसे एक बुक है, एक बुक जिसको हम लॉन्ग फॉर्म में पढ़ते हैं, उसी में से ना सब कुछ निकाला जाता है। तो जब मैं आपको लॉन्ग टाइप पढ़ा रहा हूं तो यहां से शॉर्ट टाइप भी आपके कवर हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे। बताइए अगर शॉर्ट टाइप में पूछे कि वर्णनात्मक निबंध पर टिप्पणी करो या फिर भावनात्मक निबंध को समझाइए तो कहिए, यहां से शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी बन गए। अब ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्णनात्मक निबंध से संबंध रखता है, तो वर्णनात्मक निबंध से संबंध रखता है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैंने एक ऑप्शन दे दिया गणतंत्र दिवस और बाकी दे दिया चांदनी रात, बुढ़ापा, बरसात का पहला दिन। तो बताइए आप किसको चूज करोगे, गणतंत्र दिवस को करोगे कि नहीं, क्योंकि वर्णनात्मक निबंध जो है यह क्या है, गणतंत्र दिवस है। इसमें हम किसी भी चीज के बारे में जो है जो पहले से तय है हम उसका वर्णन करते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्या किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। तो समझ में आ गई मेरी बातों को कि मैं
आपको कहना क्या चाह रहा हूं, आपको देखिए कुछ और भी पढ़ने की या कहीं से और भी कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी क्लास को शिद्दत से कर लो। क्योंकि देखिए आप लोगों में एक चीजें देख रहा हूं, अभी जैसे कि ब्रेक दिया गया है एग्जामिनेशंस के टाइम में, अब ब्रेक दिया गया तो बच्चे सो गए हैं, अब जब एग्जामिनेशंस का एक दिन होगा बाकी तो वो वीडियो खोजना शुरू करेगा। भाई ऐसे पढ़ाई नहीं होता है, आपको ब्रेक दिया गया है तो कम से कम इतना तो फायदा है आपको कि तैयारी करने का मौका मिल गया है, तो तैयारी कर लो ना भाई, काय सोए हो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको टॉपिक बाय हर एक चीज क्लियर करवा दूं जब तक आपके पास समय है। समझ में आ गई बात? तो चलिए सबसे पहले बात जानते हैं यहां पर वर्णनात्मक निबंध को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति विशेष या फिर कहे तो किसी ऋतु विशेष, इन सभी चीजों के बारे में क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। जो पहले से निर्धारित हो हमें उसके बारे में वर्णन करना हो, वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। भावनात्मक निबंध जहां से भाव का बोध हो, जहां से क्या हो, भाव का बोध हो, वैसे निबंध को हम लोग क्या कहेंगे, तो भावनात्मक निबंध कहेंगे। आगे बात करेंगे, इसका मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। आप क्या करते हैं तो समझ जाइए, ताकि आपको नहीं भी याद रहे तो आप भाषा बनाकर जो है अपनी भाषा बनाकर पेपर में लिख सको। व्यंग्यात्मक निबंध को समझ गए, जो कि क्या करते हैं भाई साहब, जैसे बाल विवाह हो गया, धार्मिक पाखंड हो गया, दहेज प्रथा हो गया, इस तरीके की जो है प्रथाओं को, इस तरीके की कुरीतियों को जो है एक नाटक के माध्यम से, एक स्टेज के माध्यम से जब प्रस्तुति की जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को जब हमें वर्णित करना हो निबंध के रूप में तो हम लोग उसे व्यंग्यात्मक निबंध कहते हैं। आगे बात करेंगे तो आपका अगला है आत्मपरक निबंध। आत्मपरक निबंध जो कि हमें अपनापन का, आत्मीयता का विशेष रूप से बात जहां पर होगा, जैसे मेरा जीवन, मैं और मेरा जीवन, मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरी प्रथम रेल यात्रा, इस तरीके के जो शब्द आएंगे आपके सामने सीधा समझ जाइएगा वो आत्मपरक है, हमारे अपने से जोड़कर चीजों को लिखने के लिए कर रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं, आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। तो आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि निबंध के विभिन्न अंगों को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है और कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जो इस क्वेश्चंस को पूछे भी थे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे देख लीजिए। बात करते हैं कि निबंध के विभिन्न अंग को समझाइए। तो निबंध के जो अंग होते हैं या कितने होते हैं समझ जाइए। निबंध के 4 अंग होते हैं। वह कौन कौन सा? सबसे पहला होता है शीर्षक। जब कभी भी पेपर में निबंध लिखना हो तो इन सभी पॉइंट्स को कवर करके यदि आप निबंध लिखते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। समझ में आई मेरी बात? तो वहीं पर देखिए, सबसे पहले अंग की बात करें तो आपका शीर्षक हो जाता है, जो क्या है तो किसी भी विषय के रूप में जाना जाता है। जैसे मान लीजिए हमें होली पर लेख लिखना हो तो यह शीर्षक है, यह एक विषय है जिस पर हमें चर्चा करना है। अब जैसे मान लीजिए आपकी इसमें दूसरा अंग क्या हो जाएगा, तो वो भूमिका है, जिसे हम लोग प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। इसके बाद विषय वस्तु है, विस्तार से जहां पर हम वस्तुओं को, विषयों को चर्चा करते हैं। आगे सबसे लास्ट में निष्कर्ष, जिसे हम उपसंहार के रूप में जानते हैं। ये 4 अंग किसी भी निबंध के, ये 4 ही अंग हैं। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब इन चीजों को जानते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं शीर्षक की बात करूं तो शीर्षक या फिर कहे विषय, तो यह जो है निबंध का अंग नहीं होता है, या किसी भी निबंध का जो है अंग नहीं होता है। कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, या किसी भी निबंध का अंग नहीं है? तो फिर अगर अंग नहीं है तो आपने अंग में क्यों पढ़ाया हमें? देखिए ये अंग है लेकिन इसे अंग माना नहीं जाता है। कहोगे क्यों नहीं माना जाता है? तो कई सारी ऐसी स्थितियां आती है, जैसे आप परीक्षा देते हो, क्या देते हो, परीक्षा देते हो, तो परीक्षा में आपको टॉपिक पहले से दे दिया जाता है कि हमें इस चीज पर निबंध लिखना है। तो जो टॉपिक है वही तो शीर्षक है, जो टॉपिक है वही क्या है, शीर्षक है। समझ में आई बात? तो इसीलिए जो है इसे हम क्या नहीं मानते हैं, तो निबंध का अंग नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी निबंध में इसकी प्रधानता होती है। अब प्रधानता क्यों होती है? तो देखिए प्रधानता इसलिए होती है कि किसी भी निबंध का शीर्षक या फिर किसी भी नाटक की, किसी भी कहानी का जो शीर्षक होता है, उसी शीर्षक पर वह पूरा निबंध डिपेंड करता है। इसीलिए जो है यह मुख्य रूप से माना जाता है, इसकी विशेषताओं को इसके रूप में शामिल किया गया है। समझ में आ गई बात कि आखिर शीर्षक क्यों जरूरी है और इसे अंग क्यों नहीं माना जाता है? अंग इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसका वर्णन जो है कई जगह ऐसे हैं जो पहले कर दिया जाता है, या फिर कुछ जगह ऐसे हैं जहां बाद में किया जाता है। लेकिन यहां पर बात करें तो यह मुख्य अंग इसलिए माना जाता है कि जो भी आपका निबंध है, जो भी आपका नाटक है, वो सारी की सारी चीजें जो है आपका इसी पर डिपेंड करता है। आगे बात करेंगे, दूसरा जो अंग है वह है भूमिका, जिसे हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं। कहीं कहीं जो आप पेपर में देखोगे भूमिका दे देगा पॉइंट्स, और कहीं कहीं प्रस्तावना, तो आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही चीजें हैं। अब देखो यह भी क्या माना जाता है, तो निबंध का एक प्रमुख अंग माना जाता है। इसलिए प्रमुख अंग माना जाता है कि इसके अंतर्गत जैसे हमें होली पर लेख लिखना हो तो होली के बारे में जो विशेष रूप से परिचय होगा,
जैसे हमें अपने बारे में लिखना हो, तो हमारा जो विशेषिक परिचय होगा उस परिचय को ही हम लोग कहां पर वर्णित करते हैं, तो वह भूमिका में वर्णित करते हैं या प्रस्तावना में वर्णित करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको भूमिका के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो हमें भूमिका में क्या लिखना होता है, तो किसी भी विषय वस्तु का परिचय। अब देखो, एक चीज याद रखिएगा कि भूमिका जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है लेखन का। अब कहोगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि इसी को देखकर, जैसे आप लोगों ने नाटक देखा होगा, समझिए यहां से इसे आप रियलाइज कर सकते हो कि आखिर भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान लेखन में क्यों है। नाटक आप देखते होंगे तो नाटक से पहले जो है, नाटक जब शुरुआत होती है उससे पहले क्या कराया जाता है, पात्र परिचय कराया जाता है, और इसी पात्र परिचय पर आपका जो है पूरा नाटक आधारित होता है। अगर लोगों को यह पात्र परिचय देखने में अच्छा लगा तो वह पूरी नाटक को देखने के लिए, समझने के लिए रुक जाता है। लेकिन जब उसे पात्र परिचय ही अच्छा ना लगे तो नाटक देखने के लिए जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो नहीं रुकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आगे अब कुछ नहीं होने वाला है, बस इसी तरीके से खेल चलता रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जब भी आप लेख लिखते हो तो आपका पूरा का पूरा नंबर जो है इसी पर डिपेंड करता है। आपको एग्जामिनर नंबर देगा वह इसी पर डिपेंड करता है कि भाई साहब जो है आपका जो है भूमिका या फिर प्रस्तावना या फिर आपके लेख का परिचय जो है आपने किस प्रकार दिया है। अगर वह परिचय उत्सुकता भरा हो, आकर्षक हो, तो वह जो है क्या करेगा, अंत तक उसको पढ़ने के लिए रुक जाएगा और समझ जाएगा कि आप बढ़िया स्टूडेंट से, आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। आगे बात करेंगे, तीसरा पॉइंट्स जो है वह तीसरा पॉइंट्स आपका है विषय वस्तु या फिर विषय विस्तार। विषय वस्तु की अगर मैं बात करूं तो यह क्या होता है, तो जैसे किसी भी पॉइंट्स पर हमें लेख लिखना हो तो विशेष रूप से उसमें क्या होता है, हमें जितनी भी जानकारी पता है उन सभी जानकारी को हम पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बनाकर, उपशीर्षक बनाकर, उपशीर्षक कहे तो हेडिंग बनाकर आप क्या कर सकते हो, तो उसे वर्णित कर सकते हो। वह भाग कौन सा भाग कहलाता है, तो विषय वस्तु कहलाता है, विषय विस्तार कहलाता है। आगे आखिरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है और यह भी आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप लैंग्वेज पेपर के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि कोई विद्यार्थी मेजर पेपर में हिंदी रखा होगा, क्या रखा होगा, हिंदी रखा होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो इंग्लिश रखा होगा, तो उनके लिए तो भाई साहब ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट्स है और आपके लेखन क्रिया में, आपके लेख में तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता ही है। कहोगे सर क्यों, तो निष्कर्ष का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपने ऊपर में जितना चीज लिखा है उसे एक छोटे से शब्द में इस प्रकार लिख डालिए ताकि पढ़ने वाले को यह पता चल जाए कि आपने ऊपर में क्या लिखा है। बस इतना पढ़ने से अगर स्पष्ट हो जाए उसे कि आपने ऊपर में बहुत अच्छी चीजों को वर्णित किया है, तो समझ जाइए कि आपके लेखन की जो विधि है वह बहुत ही उचित है, आपने बहुत अच्छा लिखा है। तो इसलिए सबसे बड़ा योगदान आपके उपसंहार या निष्कर्ष का होता है। यह निबंध की सबसे अंतिम कड़ी होती है, सबसे अंतिम भाग होता है और इसलिए इसे इस प्रकार से हमें लिखना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि संपूर्ण लेख जो है यह किस पर आधारित हो, तो आपके निष्कर्ष पर आधारित हो। तो उम्मीद करता हूं आप लेख के या फिर निबंध के जो है भाग को समझ गए होंगे, अंग को समझ गए होंगे कि इसके कितने अंग हैं और किन किन अंगों का क्या कार्य है, हमें किसमें किस चीज को लिखना होता है। अब आइए अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले एक बार आप लोगों से कहूंगा भाई शेयर कर दो, क्योंकि देखिए इतने अच्छे तरीके से मैं आपको हर एक टॉपिक को कवर करके बता रहा हूं। आपको YouTube पर खोज लेना, इतने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास आपके लेवल की नहीं मिलेगी, इसलिए शेयर करना तो बनता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको जो है हमारी क्लास कैसी लगती है। अब आइए समझते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक अच्छे निबंध लेखन की विशेषता क्या है, या फिर एक अच्छे निबंध लेखन का गुण क्या है। ये दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गुण पूछे फिर भी, विशेषता पूछे फिर भी, आंसर उसका एक ही होगा। अब आंसर क्या होगा, एक अच्छा निबंध आप किस प्रकार लिख सकते हैं, हम इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा निबंध जिसकी भाषा जो है या विषय वस्तु के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या है, हमें होली पर ही लेख लिखना हो तो हम क्या वर्णित करते हैं, होली पर लेख लिखना हो तो सभी लोग रंग गुलाल लगाते हैं एकदम। आजकल तो पता है ना कि भाई साहब वो जो है आपका अल्कोहल जिसे हम लोग दारू कहते हैं, ठीक है, ये तो आजकल के होली में प्रचलन है। काफी सारे लोग जो है इसका यूज करते हैं और एकदम पी के टल्ली रहते हैं। भाई ऐसा नहीं, ये सारी की सारी चीजें बच्चे क्या करते हैं, जब कभी उसको कुछ दिमाग में नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, इस चीज को भी इसमें लिख डालते हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये सब एक अनर्गल बातें हैं जो कि आपके विषय वस्तु से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। तो जब कभी भी आप निबंध लेखन में किसी भी
चीजों को वर्णित करते हैं, किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वह भाषा जो है आपका विषय वस्तु के अनुरूप होना चाहिए, विषय वस्तु से लगाव रखता हो, विषय वस्तु को अच्छी तरीके से समझाता हो। आपको उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना है, वैसी भाषाओं का इस्तेमाल करना है। इसके बाद बात करें तो विषय वस्तु से संबंधित सभी पहलुओं पर आपको चर्चा करना चाहिए। जैसे होली पर ही लिखना है, तो होली हम क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं बताइए। होली आपका जो है यह कहानी किससे संबंधित है, तो आप कहोगे सर यह हिरण्यकश्यप से संबंधित है। हिरण्यकश्यप एक राजा थे, इनका पुत्र था प्रहलाद। इनका पुत्र क्या नाम था, प्रहलाद नाम था, जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। और इसकी हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, क्या थी, होलिका थी। इसको क्या कहते हैं, तो भगवान ब्रह्मा का दिया हुआ एक चादर था, उस चादर को ओढ़कर अगर होलिका किसी भी आग में बैठ जाती तो वह नहीं जलती। अब देखो यहां पर हिरण्यकश्यप के राज्य में क्या होता था, तो हिरण्यकश्यप के राज्य में जो है भगवान को पूजा नहीं जाता था, वहां का भगवान हिरण्यकश्यप ही था। लेकिन उसका खुद का बेटा जो है भगवान का भक्त था, वो भगवान की भक्ति करता था, इसलिए इसको मरवाना चाहता था। इस तरीके से भाई साहब जो है आप पॉइंट्स को बनाकर लिख सकते हो, उसके मेन कारण को बता सकते हो। हर एक पहलू को आप अगर चर्चा करते हो तो आपका वह क्या माना जाता है, तो वह आपका उचित लेख माना जाता है। फिर बात करें तो इसमें वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए। वर्तनी यानी कि जो शब्द आप लिखते हो उसमें आपको जो है मात्राओं का ज्ञान विशेष रूप से होना चाहिए। जैसे हमें लिखना है क्या, हमें लिखना है राम, ठीक है, हमें लिखना है क्या, राम। तो मैं अगर राम की जगह ऐसे लिख दूं, मात्रा यहां लगा दूं, र यहां लिखूं मयूर, क्या ये सही मात्रा है, नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है कितना लिखना है, तो इसमें हमें पता है कि क में हर्षिकार होगा, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसे दीर्घिकार लगाता हूं तो यह पढ़ाएगा कितना पढ़ाएगा, कितना। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये शुद्ध वर्तनी नहीं है। तो हम कभी भी अगर लेखन करते हैं, निबंध लेखन, तो उसमें हमें वर्तनी की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना होता है। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विराम चिन्हों का उचित उपयोग। विराम चिन्ह, इसमें कई सारे चिन्ह आ जाते हैं, जैसे कॉमा हो गया आपका, फुल स्टॉप हो गया आपका। इस तरीके से जो है कहां पर हमें कॉमा लगाना है, उचित रूप से हमें कॉमा का इस्तेमाल करना है, कहां पर हमें पूर्ण विराम लगाना है, उचित रूप से हमें पूर्ण विराम का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसे पता भी नहीं कि कॉमा कहां लगाया जाता है। देखिए जब कभी भी हम कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य लिखते हैं, तो वाक्य जहां पर थोड़ा सा ब्रेक ले, ये नहीं पूरा ब्रेक ले तो फुल स्टॉप, थोड़ा सा ब्रेक ले तो कॉमा, ठीक है। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हमें सबसे बड़ा चीज याद रखना होता है कि इसके शब्द सीमाओं पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। अब ऐसा नहीं कि हम लिखते जा रहे हैं। आप जितना संक्षेप में लिखोगे और साथ ही साथ जितने तार्किक बातों को उसमें वर्णित करने का प्रयास करोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए उतना ही उचित जो है लेख माना जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो सबसे आखिरी में आपको एक चीज ध्यान रखना होता है, जैसे कि मैंने आपको निबंध लेखन के प्रक्रिया में बताया है, उसके अंग में बताया हुआ था निष्कर्ष। क्या था, निष्कर्ष था। तो निष्कर्षतः जो है आपको सबसे अंत में आपको क्या करना है, तो एक ऐसे अनुच्छेद को वर्णित करना है जो कि आपको जो है सारी बातों का सारांश हो। आप जितने भी बात लिखे हैं लेख में उसका सारांश हो, उसे आपको जो है संक्षेप रूप में नीचे आपको निष्कर्ष में वर्णित करना है। तो अगर आप इस तरीके से लेख लिखते हो तो वह एक अच्छा निबंध माना जाता है। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इस पॉइंट्स को कवर करके लिखते हो तो, और यही एक अच्छे निबंध की विशेषता है, यही एक अच्छे निबंध का गुण है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए कि निबंध लेखन के संबंध में एक आपके हिंदी के विद्वान थे जिसका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसने क्या तर्क दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए जरूर समझ लीजिएगा कि निबंध लेखन के संबंध में जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कौन सा तर्क दिया गया है। तो देखिए निबंध लेखन के संबंध में रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि निबंध जो है एक प्रकार का ऐसा गद्य लेखन है जिसका जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसे किसी भी नियम के रूप में बांधकर नहीं रख सकते हैं। अब ऐसा क्यों, तो देखिए जैसे आपको ही किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो हमारे मन में क्या है, तुम्हारे मन में क्या है, मैं क्या लिखूंगा, आप क्या लिखोगे, ये ना तो हमें पता है, और मैं क्या लिखूंगा ना तो आपको पता है। आपका जो इच्छा होगा आप वो लिखोगे, हमारा जो इच्छा होगा मैं वो लिखूंगा। ऐसा होता है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इसीलिए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि निबंध लिखने के लिए जो है क्या है, तो कभी भी कोई भी नियम कायदे कानून नहीं होने चाहिए। अर्थात कहे तो निबंध लेखन अपने ही मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फुटी हुई सूत्र शाखाओं में विचरता है, ठीक है, जिसे हम लोग निबंध का अर्थ रूपी विशेषता भी कह सकते हैं। यानी कि निबंध जो है यह स्वच्छंद है। निबंध क्या है, स्वच्छंद गति से इधर उधर जो है एक सूत्रों में बंधकर जो है क्या होता है, लिखा जाता है, जो हम एक विशेषता के रूप में भी निबंध का जान सकते हैं। क्योंकि इसके विषय वस्तु के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों का तर्क क्या हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या मानते हैं कि हर व्यक्ति एक तरीके से किसी भी पहलू पर नहीं सोच सकता है।
वह अलग अलग तरीके से सोच सकता है और इसे अलग अलग व्यक्ति जो है क्या करता है तो अपनी समझ के मुताबिक अलग अलग रूपों में व्यक्त करता है। अर्थात कहे तो निबंध जो है या किसी ऐसे ठोस रचना नियमों का जो है या फिर कहे तो तत्वों के निर्देश का जो है पालन नहीं करती है और इसके लिए जो है किसी भी निबंधकार को भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। और यह तर्क कौन देता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल देता है, जो कि आपके किससे संबंधित है, निबंध लेखन से संबंधित है। तो कुल मिलाकर ये 4 प्रश्न मैंने आपको जो बताया है, यहां से आपके पेपर में चाहे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाए चाहे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाए, मैं पूरी गारंटी देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई साहब आपके पेपर में इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपका सब्जेक्टिव हो, चाहे आपका सब्जेक्टिव में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हो। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है। आप लोग लाइक तो करते ही नहीं हो यार, लाइक करने में बड़ा कंजूसी करते हो आप लोग। लाइक बटन दबाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर करना, कॉमेंट भी करो, क्योंकि हर एक कॉमेंट जो है मेरे अंदर उत्साह पैदा करता है और मैं कोशिश करता हूं कि आपको कितने बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक को समझाऊं और आपको अच्छे से समझ में आए, पेपर में जब भी क्वेश्चंस आए आप पेपर की खोपड़ी में छेद कर सको। चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली टॉपिक में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।